हेलो स्टूडेंट, आज हम ईंटें, मनके तथा अस्थियां लेक्चर 6 के तहत ये इतना बड़ा जो क्षेत्र था हड़प्पा संस्कृति, उसकी दो कैपिटल्स थी, दो राजधानियां थी, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। तो आज हम उनकी एक राजधानी मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इतनी बड़ी हड़प्पा संस्कृति जो थी उसकी दो राजधानियां थी, एक हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी जो लोग गाड़े गए उनका टीला। ये 125 हेक्टर में फैला हुआ शहर था। शहर दो भागों में बटा था, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग जो था वो एक बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ था, कच्ची ईंटों का बड़ा बड़ा सा चबूतरा बनाते थे, उसके ऊपर इमारतें बनी हुई थी और परकोटे से घिरी हुई थी। दुर्ग पश्चिम में होता था और पूर्व की तरफ जो निचला शहर था वो आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन उसके अंदर सारे लोग, श्रमिक, मध्यम वर्ग सभी निवास करता था। सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वहाँ पर एक ढका हुआ जो नाली केंद्र था वो विश्व के किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलता। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम और परकोटे से घिरा हुआ था। ये भी शहर जो था उसके साक्ष्यों से पता चलता है कि शहर का जो नियोजन था, पहले एक प्लानिंग तैयार किया गया, किसको कहाँ रखा जाए, आने जाने की क्या व्यवस्था होगी, पानी जो पीने का आएगा वो कुओं से किस तरह से निकलेगा, गंदा पानी कैसे जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में पहले से एक नियोजन तैयार किया जाता था और उस प्लान को फिर क्रियान्वित किया जाता। शहर में नियोजन और क्रियान्वयन किया जाता था। और ये इतना बड़ा परकोटा होता था जिस पर पश्चिम में दुर्ग बनता था। वो उसके एक श्रमिक अगर 1 घन मीटर मिट्टी 1 श्रम दिवस में डालता है तो 40 लाख श्रम दिवसों में जितना कार्य होता है उतना बड़ा चबूतरा बनता था और उसके ऊपर सारे भवन बनाए जाते थे। इसलिए जो दुर्ग पश्चिम में था वो ऊंचा दिखाई देता था। इसमें ईंटों का प्रयोग जो था वो धूप में सूखी हुई या भट्टी में पकाई गई, दोनों तरह की ईंटों का उपयोग किया जाता था। और उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो थी उसका एक निश्चित अनुपात था जो चौगुनी दुगनी इस रेशियो में होती थी। उससे भी लगता है कि उनके पास एक अच्छा आर्किटेक्ट था और पहले से प्लानिंग करते थे और फिर उसको क्रियान्वित करते थे। विश्व में जब तक सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक मेसोपोटामिया, सीरिया, इन सभ्यताओं को ही पहली सभ्यता माना जाता था। लेकिन इस जो सभ्यता है यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी सबसे अनूठी विशेषता है जो संसार में किसी भी सभ्यता में नहीं पाई गई, वो थी नालों का निर्माण। नालों का मतलब नालियां थी और वो ढकी हुई थी, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया और उसी के कारण ये सबसे उन्नत सभ्यता मानी गई। इसका ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली बनाई गई। निचले शहर के नक्शे जो थे वो सड़कों और नालियों को एक ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था, समकोण पर काटती सड़कें और नालियां। और पहले नालियां गलियों में बनाई जाती थी और उसके बाद नियोजित तरीके से घर से उसमें पानी आता था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल्स बनाए जाते थे जिसमें सफाई की जा सकती है। हालांकि साक्ष्यों में पता चला है कि कहीं कहीं जो नालियों की सफाई की गई उसकी मिट्टी वहीं रखी गई, मतलब वापस उसका जो कचरा निकाला गया उसको ले जाने की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। हड़प्पा सभ्यता की एक और स्पेशलाइजेशन था, एक विशिष्टता थी और वो थी गृह स्थापत्य। ऊपर जो किला था उसमें विशेष इमारतें बनी हुई थी, लेकिन निचला जो शहर था उसके अंदर जितने भी भवन थे, आवासीय भवन थे जिसमें लोग रहते थे, वो मुख्यतः एक आंगन केंद्रित होते थे। यानी पूरा जो घर था उसके बीच में एक आंगन था जिसमें खाना पकाना, कताई, हताई यानी बातें करने का केंद्र था। कब? गर्मी में और शुष्क मौसम में। लोग एकांत को बड़ा महत्व देते थे, अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते थे, तो एकांतता जो थी उसको बड़ा महत्व था। प्रथम तल पर खिड़कियां नहीं थी। फर्स्ट जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे उसके अंदर कोई भी विंडो नहीं दी जाती थी। प्रवेश द्वार से सीधा अंदर वाला भाग या आंगन का कोई भी अवलोकन नहीं कर सकता। इस तरह से मकान बनाए जाते थे। ईंटों से बना फर्श का स्नानागार यानी बाथरूम होता था जिसमें नाली होती थी और वो नाली गली में थोड़ी बड़ी नाली से और फिर मेन रोड की बड़े नाले में मिल जाती थी और जगह जगह उस पर मेन हॉल और बाकी ढकी हुई थी। ईंटों से बना फर्श था उसमें और कुछ घरों के दूसरे तल की सीढ़ियां थी। कुछ घर ऐसे थे जो डबल स्टोरी थे और ऊपर चढ़ने के लिए उसमें स्टेयर्स थी, सीढ़ियां थी। कई आवासों में कुएं थे जो कक्ष बाहर से आ जा सकते थे राहगीर, मतलब एक ऐसा कुआं हर घर में पाया गया, ज़्यादातर घरों में पाया गया, लेकिन वो आउटसाइड से की तरफ था, घर के बाहर की तरफ था। कोई भी व्यक्ति चल रहा है वो उस कुएं से पानी पी के और रास्ते चल सकता है, राहगीर वहाँ से पी के जा सकता है। ऐसे
एक कमरे में एक कुआं बना होता था हर घर में। विद्वानों ने ऐसी साक्ष्यों के आधार पर मान्यता बनाई है कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। मोहनजोदड़ो जो शहर था वो दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिम ऊपर हाइट पर जो था उसको दुर्ग कहते थे और पूर्व की तरफ निचले को निचला शहर कहते थे। तो जो दुर्ग था वो पश्चिम दिशा में बना, ऊंचा मगर कम क्षेत्रफल में फैला था। यहाँ पर भवन जो थे वो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, कोई विशेष आयोजन होते थे, धार्मिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, उन विभिन्न विशिष्ट सार्वजनिक जो सभी लोगों के लिए प्रयोजन के लिए थे, ऐसे भवन थे। वहाँ माल गोदाम भी थे, ईंटों के बने हुए, निचले हिस्से शेष थे, ऊपर वाले लकड़ी के बने हुए इसलिए नष्ट हो गए, लेकिन नीचे ईंटों के बने थे, वो शायद अन्नागार थे। वहाँ अन्न के कोटर थे जहाँ पर ग्रेन्स, अनाज भंडारण किया जाता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग से एक और स्पेशल भवन मिला है जो विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ के नाम से साक्ष्य के रूप में दिया गया है। इसमें आंगन में बना हुआ एक आयताकार जलाशय जो चारों तरफ गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं की तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी। ईंटों को जमा करके तल में और जिप्सम के गारे से उसे जलबद्ध किया गया था। तीनों और कक्ष यानी कमरे बने हुए थे। एक कक्ष में एक बड़ा सा कुआं था। गंदा पानी बड़े नाले में जाने के लिए एक व्यवस्थित नाली बनी हुई थी। उत्तर में गली की दूसरी तरफ 4 यानी कुल 8, मतलब एक तरफ 4 कमरे, दूसरी तरफ 4, इस तरह से 8 स्नानागार थे जो 2 पंक्तियों में बने हुए थे। प्रयोग जो था ये दुर्ग के अंदर कोई विशेष आनुष्ठानिक स्नान यानी कोई अनुष्ठान यानी यज्ञ हवन करने से पहले सभी का एक साथ स्नान करने के लिए शायद ये एक विशेष इमारत थी। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।